चौथी जाति शिल्पकार कारीगर लोगों का है। इस जाति का इस पीरियड में काफ़ी विकास हुआ और शिल्प कलाओं में भी डाइवर्सिटी है क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण होता है काम करने में डाइवर्सिटी आती है, नए नए तरह का डिमांड होगा और नए नए तरह की चीज़ों को आप उत्पादन करते हैं। तो इसीलिए इस पीरियड में कारीगर लोग को मेगाश्री ने चौथा स्थान दिया है ना। इस समय शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज थी और राज्य इतना बड़ा था कि व्यापारियों को व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा थी। राज्य का जब स्वरूप बहुत बड़ा होता है तो स्वाभाविक तौर पर आपके मूवमेंट का स्कोप बढ़ा रहता है। आप एक बड़े इलाके में जाकर और मल्टी टैक्सेशन का भी संकट नहीं होता है। एक टैक्स एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन लगेगा और दूसरा टैक्स एट द प्लेस ऑफ सेल लगेगा। तो अगर राज्य बड़ा है तो बड़े क्षेत्रों में जाकर आपको व्यापार करने का स्कोप रहता है। इसीलिए हर राज्य की सीमा पर जो टैक्स लगने का झंझट था वह मौर्यन पीरियड में नहीं था। इसीलिए मेगास्थनीज राजपथ द ग्रेट रॉयल पथ का भी जिक्र करता है। इसी राजपथ पर आज का जीटी रोड है जिसको शेरशाह ने दूसरे स्टेज में रिपेयर करवाया और फिर आज जीटी रोड बना हुआ है। जो सड़क पहले यह सड़क मौर्य काल में तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक आता था और फिर ताम्रलिप्ति तक जाता था। तो इतने बड़े इलाके में लोगों के मूवमेंट को इंश्योर करना, या जिस ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य भी नंद के ज़माने में भी गया तो उसी रास्ता पकड़ कर ही गया तक्षशिला। और जब एक राज्य रहता है, प्रशासन अच्छा होता है तो व्यापार उस राज्य में बेहतर होता है। इसलिए इस पीरियड में व्यापार और व्यापारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कुछ लोग व्यापारियों के भी कई वर्ग थे, कुछ लोग कर अदा करते थे और कुछ लोग राजकीय कार्यशालाओं में कर के एवज में काम कराते थे। तो राजकीय कार्यशाला का भी काम चला और राजा को भी काम मिला। राज्य भी कार्यशालाएं चलाती थी, उसमें कारीगरों को रखती थी और कुछ लोगों को नगद वेतन दिया जाता था और कुछ लोगों को काम करने के बदले कर से मुक्त कर दिया जाता था। अगर उनको कोई कर देना है तो उसके बदले वो मुक्त कर दिए जाएंगे। इस पीरियड में शिल्पकारों की स्थिति बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, बहुत ही व्यवस्थित थी और हर शिल्पकार अपने उत्पादित वस्तुओं पर विशेष तरह का मुहर लगाता था कि यह सामान उसका है। फिर मुहर में समय अवधि भी अंकित होता था कि कौन सा वस्तु पहले का है, कौन सा बाद का है। जैसे आज के सामानों पर आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि कौन सामान पुराना है, कौन सामान नया है। यह चीज़ मौर्य काल में भी मेंटेन किया जाता था, ये मामूली बात नहीं है। कच्चे मालों को आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए कुछ विशेष गांवों को चिन्हित कर लिया गया था। उन गांवों को विशेष सुविधा दी जाती थी ताकि वो लोग समय पर ज़रूरत के हिसाब से लोगों को रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल दे सके। इस समय शिल्प और व्यवसाय में 3 बातों को ध्यान रखना जरूरी था। पहला नंबर, व्यवसाय के लिए स्थान का निर्धारण। आज भी विशेष चीज़ों के लिए आप देखते हैं कि विशेष जगह एरिया होता है। आज भी जैसे मान लीजिए कि आप पटना में हैं और मशीन का सामान खरीदते हैं तो लोग एग्जीबिशन रोड चले जाते हैं, मसाला वसाला खरीदते हैं दलदली में चले जाते हैं, नकली सामान खरीदते हैं तो उसके बगल में कौन बाजार है वहाँ चले जाते हैं, किताब खरीदना है तो अब तो सब जगह हो गया, पहले सब राज में चले जाते थे।
तो पर्टिकुलर एरियाज वर आइडेंटिफाइड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस पीरियड में भी ऐसा था। दूसरा नंबर की व्यवसाय के पुश्तैनी स्वरूप को माना जाता था, जो हेरेडिटरी नेचर है व्यवसाय का, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड। आज जबकि हम लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई भी काम करने का अधिकार है, एनीबॉडी कैन डू एनी वर्क, लेकिन उस जमाने में पुश्तैनी काम, जो काम आपके पिता कर रहे हैं, आप वो काम करें, ये आपके लिए जरूरी था, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपका काम दूसरा करने लगेगा तो आपका जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो उस समय ये इंश्योर किया जाता था कि अगर ये कोई पर्टिकुलर सामान बना रहे हैं तो इन्हीं के परिवार का आदमी बनाएगा, दूसरा नहीं, ताकि इनके आजीविका को खतरा न पहुंचे। दैट इज वाई स्टेट ट्राई टू इंश्योर द हेरिडिटी ऑफ द प्रोफेशन। तीसरा नंबर, शिल्प संघ के जो नेता थे, इसको जेठक कहा जाता था। शिल्प संघ के नेता जेठक, इसको सरकार भी मान्यता देती थी और जेठक के द्वारा लिए गए निर्णयों को व्यापारियों को मानना होता था। ऐसा नहीं है कि आप सरकार के पास चले जाएंगे कि देखिए जेठक इधर उधर कर रहा है ना, नहीं तो ये इंस्टीट्यूशन ही ब्रेक कर जाएगा। और शिल्प संघों के विकास को, यानी इनके शिल्प संघ को, जेठकों को राज्य मान्यता प्रदान करता था, ताकि ये लोग अपने समूहों में डिसिप्लिन और ऑर्डर बना कर रखें, ताकि सरकार को उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना न पड़े। इस समय मजदूरों की भी दो तरह की श्रेणियां थी, एक कर्मकार कहलाते थे, एक भृतक कहलाते थे। कर्मकार और दूसरा भृतक कहलाते थे, है ना। तो अपने से भी काम किया, भृतक सेवा किया। कुछ स्वतंत्र मजदूर हैं, तो स्वतंत्र मजदूर वो होते थे जो काम किए और पैसा लिए, और कुछ लोग दास रखते थे, जिसको कुछ किसी भी तरह से, हालांकि मेगास्थनीज कहता है कि दास नहीं होते थे, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों की उपस्थिति का जिक्र है। तो दासों को भी रखा जाता था ताकि काम करने में उनको सहूलियत हो, यानी जो बड़ा काम कर रहे हो दास रखेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा उत्पादन करना है, ज़्यादा काम करना है। शिल्प संघों को तीन बातों को और फायदा था, कुछ बात इनको करना था, कुछ बात रेसिप्रोकल था। पहला नंबर, उस जमाने में कामगारों को चोट से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कामगार का, वो अगर हाथ से काम करता है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और आपने उसका हाथे तोड़ दिया, तो मतलब उसके आजीविका की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। तो कम दंड से लेकर मृत्यु दंड तक आपको मिल सकता था। अगर आपने किसी कामगार को चोट पहुंचाया और उसे जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया, तो आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता था, है ना। दूसरा, चोरी से सुरक्षा। यानी किसी एरिया में अगर चोरी हो गई और चोर नहीं पकड़ा गया तो अधिकारी भी दंडित होंगे, पकड़ा गया तो उसी समय चोर पर 100 पौंड का दंड लगेगा मिनिमम, है ना। लेकिन आपको भी तीसरा नंबर कि शिल्पकार को भी अपने उत्पाद की क्वालिटी, गुणवत्ता मेंटेन करनी थी। अगर आप भी पकड़े गए कि आपने किसी उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता किया तो आपको भी सजा मिलेगी। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों के दोनों एक साथ कोइंसाइड करते थे। उस समय भी कामगारों को जो वेतन है वो काम की मात्रा और गुण के अनुसार मिलता था। वेतन जो है काम की मात्रा और गुण
क्वालिटी दोनों इन्वॉल्व था, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इन्वॉल्व था। उस समय भी छुट्टियों में काम करते तो आपको अतिरिक्त वेतन मिलता, आज की तरह ही। देखिए कितना ऑर्गेनाइज था उस जमाने में भी। घटिया काम कीजिएगा तो जुर्माना लग जाएगा, बिलो स्टैंडर्ड काम करने पर पनिशमेंट होगा, जुर्माना लगेगा। सैनिक संघ भी उस जमाने में थे और शिल्पकारों को भी हथियार रखने की अनुमति राज्य ने दिया था। इस समय कई प्रकार के धातुओं का काम धड़ल्ले से हो रहा था, जैसे लोहा, इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा था इस पीरियड में। सीसा, सोना के लिए अलग से अधीक्षक थे। चांदी, हस्तिनापुर उस समय सुरमा ढालने का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। तक्षशिला में एक टीला से तांबे और पीतल की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं तक्षशिला से। पत्थर तराशी यानी स्टोन पर वर्क करने का काम बहुत ही हाई क्वालिटी का था इस पीरियड में, जो अशोक के स्तंभ लेखों में आसानी से देखने को मिलता है, यानी अनपैरेलल है ना। अब इस तरह का प्रशिक्षण तक्षशिला में हो सकता है कि ईरानी कलाकारों ने भारतीय कलाकारों को दिया हो। लकड़ी का भी काम इस पीरियड में बहुत ही उच्च दर्जे का होता होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र शहर में लकड़ी के प्रयोग का जिक्र गौतम बुद्ध ने भी किया है। और पाटलिपुत्र में बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलने के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि महलों को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो, जो मॉइस्चर के कारण सड़ गया और उसका फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है। तो चूँकि जब राष्ट्रीय विपत्ति की बात करते हैं लोग, तो कहते हैं कि पाटलिपुत्र को आग से खतरा होगा। तो आग से खतरा तभी होगा जब लकड़ी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। इस समय कपड़ा का उद्योग बहुत ही विकसित था और कई जगह के कपड़े अपने विशेष उत्पादन के लिए आइडेंटिफाइड थे। सूती कपड़ा के लिए मथुरा, कलिंग का कपड़ा, काशी, बंग, वत्स, ये सब के यहाँ सूती कपड़े के लिए फेमस प्रसिद्ध जगह रहे। हालांकि मिट्टी के बर्तन के बहुत ज़्यादा बनाए जाने का वर्णन इस समय नहीं है। और व्यापार सरकार के द्वारा रेगुलेटेड होता था, नियमित है ना, नियमन था। मूल्य का निर्धारण होता था और यह कई कारकों से प्रभावित होता था। सरकार प्रायः कीमतों पर नियंत्रण रखती थी, प्राइस कंट्रोल होता था। मुनाफे का कुछ प्रतिशत व्यापारी को और शेष राज्य कोष में देना था। स्थानीय वस्तुओं में 5% होता था और विदेशी वस्तुओं पर 10% होता था। स्थानीय वस्तुओं पर 5%, विदेशी वस्तुओं पर। लेकिन सामान्य तौर पर जो भी सामान उत्पादित होता था, मूल्य का 10वां भाग राज्य को दिया जाता था। कहा जाता है कि मौर्यों के समय बाजार में बिकने वाले हर सामान यानी साग सब्जी पर भी टैक्स लगता था। नथिंग एस्केप्ड फ्रॉम द टैक्सेशन ऑफ द मौर्यंस। बाजार में एंट्री कीजिएगा, वैसे ही वहाँ पर जो आदमी बैठा रहेगा वह आपके सामान का मूल्य तय करेगा, रेट तय करेगा। यू गो एंड सेल द कमोडिटी इन द मार्केट एंड व्हाइल रिटर्निंग पे द टैक्स। टैक्स एस्केप कीजिएगा तो दंडित होइएगा। व्यापार में ब्याज पर पैसा लेन देन सामान्य गतिविधि है।
लेकिन पुनः मेगास्थनीज कहता है कि भारत के लोग न ब्याज पर पैसा लेते हैं न ब्याज पर पैसा देते। हालांकि ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर पैसा लेना और देना दोनों को थोड़ा हे दृष्टि से देखा गया है। आज भी गांव समाज में जो ब्याज पर पैसा लेता देता है, हालांकि वो सब साइलॉक होता है इसलिए लोग ज़्यादा घृणा करते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है कि सूदखोर है, सूदखोर है ना। तो इसको एंटी मर्केंटाइलिज्म बिहेवियर कहा जाता है। यह व्यापार होगा। आज बैंक क्या है? बैंक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सूदखोर है। बैंक की आमदनी का आधार ही ब्याज है, या लेन देन का प्रोसेसिंग कहिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए। बैंक में रख देने से पैसा तो दोगुना नहीं हो जाता है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस समय ब्याज पर लेन देन का विवरण है और वह भी ऑर्गेनाइज्ड है। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि सूद का ब्याज का सामान्य दर 15% पर एनम था। 15% पर एनम, जो आज के हिसाब से भी स्टैंडर्ड। आज प्राइवेट कंपनियों से लोन लीजिएगा तो 18-19% लेते हैं। विशेष दर अगर आप समुद्र व्यापार करने जा रहे हैं और आपने ब्याज पर पैसा लिया तो दिस में रेंज टू 60% पर एनम, यानी 5% प्रति महीना। गांव देहात में ही चलता है, 5% 10% ले लेगा, है ना, जो बड़ा सूदखोर होता है। ठीक है ना। तो जो लोग समुद्र यात्रा पर जाते हैं उनके पैसा डूब जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए 10 आदमी को दिए, 5 आदमी उधरे डूब गया, 5 आदमी लौटा तो उसका कॉम्पनसेट हो, है ना। इस पीरियड में राजपथों और नेविगेबल रिवर्स, नौकागम्य नदियों का प्रयोग व्यापार के लिए होता था। इस समय श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, है ना, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण राजपथ था। श्रावस्ती से राजगिरी भी एक रास्ता था। श्रावस्ती से राजगिरी, गंगा जमुना नदी से व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। ये यहाँ प्रतिष्ठान है ना, यहाँ श्रावस्ती है, यहाँ उज्जैन है, यहाँ तक्षशिला है, ये ताम्रलिप्ति है, ये भरौच या भारूकक्ष है, ये राजगीर है, और यहाँ पाटलिपुत्र है, ये चंपा है नदी, यहाँ से गंगा नदी है। तो यहाँ से ये रूट चला, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, राजगिरी गया और यहाँ से ताम्रलिप्ति आ गया, है ना। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, एक रूट इधर चला जाएगा, एक रूट इधर आ जाएगा, है ना। उस समय भारूकक्ष पश्चिमी समुद्र तट पर और ताम्रलिप्ति पूर्वी समुद्र तट पर विदेश व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और ये थ्रू आउट हिस्ट्री रहेगा। केवल इन्हीं के समय नहीं, आगे चलकर भी। और सूरत यही बाद में कन्वर्ट करेगा, है ना, और सूरत का वैल्यू खत्म होगा तो फिर बॉम्बे का महत्व बढ़ेगा। लेकिन पूरे प्राचीन काल और मध्यकाल में ये दोनों बंदरगाह इस तरह से रहेंगे, है ना। ये सभी रास्ते इम्पोर्टेंट थे, और यहीं से फिर ये इधर विदेश जाएगा, और यहाँ से जो आएगा वो इधर जाएगा। हालांकि इधर से इधर भी लोग आते थे, घूमते फिरते, क्योंकि यहाँ अमरावती है और चोलों का जो इस सब एरिया है, इस सब में रोमन व्यापार था ही। लेकिन ये सब रास्ते निश्चित रूप से उस समय व्यापार को प्रमोट कर रहे थे।
इस समय अगोर नुमई एक नाम आता है, ये व्यापार आयुक्त कहलाता है, ट्रेड कमिश्नर। इस समय विदेशों से भी संपर्क का प्रमाण है। उत्तरी मार्ग जो है तक्षशिला से होकर जो यहाँ है काबुल कंधार होते हुए इधर जाएगा, है ना। फिर एक मार्ग जो है भारत से कंधार होते हुए एलेक्जेंड्रिया तक जाएगा। एक रास्ता भारत से पर्शियन गल्फ की तरफ जाएगा और एक रास्ता उसी में गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी तक भी जाएगा। इस तरह से विदेशी व्यापार का भी इस पीरियड में महत्व था। जहाज निर्माण संभवतः राज्य के नियंत्रण में था, अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च और एक्सपोर्ट काली मिर्च, दालचीनी और जो डिफरेंट जो मसाले हैं, हीरा मोती, गोमित्र, सूती कपड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं और भारत से तोता और मैना भी ज़्यादा था राजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए। आयात में घोड़ा प्रमुख था उस जमाने में भी, लाल मूंगा, सीसा इत्यादि इत्यादि। इस पीरियड में महिलाओं का जो दृष्टि मतलब स्थिति क्या था उसके बारे में भी लोगों का अलग अलग सोच है। हालांकि महिलाओं के बारे में दो दृष्टिकोण इस समय हो चुका था, एक ब्राह्मण दृष्टिकोण और एक बौद्ध दृष्टिकोण। तो ब्राह्मण दृष्टिकोण में महिलाओं को बाहर जाना, ज्ञान प्राप्त करना और सब मना था, लेकिन बौद्धों ने उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया। मेगास्थनीज कहता है कि पुरुष कई विवाह कर सकते थे। मेगास्थनीज क्या क्या कहता है, कई जगह उसने वधू के लिए मूल्य निर्धारण की बात कही है। तो हम लोग जो 8 विवाह पढ़ते हैं उसमें मैरिज में परचेज भी है, क्योंकि इसके भी अधीक्षक हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में थे और उनसे भी टैक्स वसूला जाता था। इसके अलावा पैलेस में सिक्योरिटी गार्ड, अंगरक्षक के रूप में महिलाओं के नियुक्ति की बात कही जाती है। अंगरक्षक के तौर पर राज परिवार के महिला मतलब रक्षा के तौर पर भी और सेवा के लिए भी। इसके अलावा कपड़ा बुनने के व्यवसाय में, रंगने के व्यवसाय में, शिल्पकारी, बिदलकारी जो वैदिक काल में भी है, उन सारे चीज़ों में महिलाओं की भागीदारी थी। अर्थशास्त्र भी कहता है कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो अपने ससुर की अनुमति से वह दूसरा विवाह कर सकती है। तो यह विधवा विवाह का परमिशन था। विशेष परिस्थितियों में तलाक की भी व्यवस्था थी। फिर इस समय जो दास की स्थिति है, तो मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास नहीं होते, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या अन्य जगहों पर श्रमिकों के तौर पर दास की उपस्थिति है। मजदूरी करने के लिए बहुत जगह पर दासों को रखा गया है। बौद्ध साहित्य में भी दासों का जिक्र है। बौद्ध साहित्य कहता है कुछ दास आपको पुरखों से, अपने पूर्वजों से मिलता है, दूसरी श्रेणी के दास आप खुद खरीदते हैं, और तीसरी जो दास के घर में पैदा हुआ, हालांकि इनके लिए कंपलसरी नहीं था। इस पीरियड में युद्ध बंदियों को भी दास बनाया जाता था।
लेकिन अगर मेगास्थनीज ये कह रहा है कि भारत में दास नहीं होते थे, तो उसका मूल कारण ये था कि भारत और यूरोप के दासों की स्थिति में बेसिक डिफरेंस होता था। यूरोप के दास जानवर से भी बुरे तरह से ट्रीट किए जाते थे, लेकिन भारत में दासों को संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था उनको। कोई आदमी दास बना हुआ है तो उसका बच्चा दास नहीं हुआ, क्योंकि दास वह आदमी है और उसका बच्चा दास नहीं होगा। स्त्री दास से आपको उचित व्यवहार करना होगा। अगर किसी स्त्री दास से बच्चा पैदा हुआ तो वह स्त्री दास मुक्त कर दी जाएगी। भारत में दासों को अछूत नहीं माना गया, उनको अनटचेबल नहीं माना जाता था। तो हो सकता है कि मेगास्थनीज को अपने यहाँ के दासों का आकलन हो और उसे इस तरह का वर्ग भारत में न दिखाई दिया हो, तो उसने सीधे स्टेटमेंट जारी किया कि भारत में दास नहीं होते। ठीक है। भारत में इस पीरियड में अछूत और हीन जातियों का भी अस्तित्व था और उनकी बस्तियां सामान्य बस्ती से अलग बसाई जाती थी। उन्हें समाज के गंदे काम दिए जाते थे, जैसे चांडाल है। इस समय कहा गया कि अगर ब्राह्मण लड़की है और शूद्र से ब्याह हो गया तो उसका बच्चा चांडाल होगा, है ना। और चांडाल को श्मशान घाट पर रखा जाता था। फिर बहुत सारे जल्लाद, नट, जादूगर, चमड़ा का काम करने वाले, टोकरी का काम करने वाले, निषाद, नर्तक, सपेरे, इन सबको अछूत जातियों में इस पीरियड में लिखा गया है ना। तो अनटचेबिलिटी वाज देयर इन दैट पीरियड ऑल्सो। तो कोई खास नहीं, बल्कि एक भारत के सामाजिक इतिहास में उन्होंने कंबाइंड तौर पर पंचम कहा जाता, द फिफ्थ। 4 वर्ण एंड द अनटचेबल्स द फिफ्थ वर्ण, है ना। लेकिन जब कहीं भी प्रोग्रेस होता है तो डिप्राइव्ड सेक्शन फॉर एनी रीजन, तो जो सक्षम होता है वह कमज़ोर लोगों से अपने हित में काम करवाता है। जिसके पास आजीविका का संसाधन नहीं है वह कोई भी काम करने के लिए मजबूर होता है और बाद में उस आदमी को उसी काम से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, तो फिर उसकी जाति भी लोग वही निर्धारित कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं भारत में जातियों के प्रोलिफरेशन के। इस पीरियड से आगे और भी जातियों का प्रोलिफरेशन होगा। शेष जो 3 वर्ग हैं, जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे।